अबुल फजल ने फर्र-ए-इज़्ज़ती के अनुसार राजाधिकार एक संस्था थी, न कि व्यक्ति। उनका बादशाह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। मुगल बादशाहों ने खलीफा की सत्ता का निषेध किया तथा प्रत्येक संस्था सम्राट के अधीन थी और बादशाह पूर्ण स्वायत्त था। मुगल बादशाहों ने खलीफा की सत्ता का निषेध किया तथा प्रत्येक संस्था सम्राट के अधीन थी और बादशाह पूर्ण स्वायत्त था। मुगल प्रशासन में जो कुछ नियुक्त अधिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनको जो अधिकारी पदों पर नियुक्त थे उनको क्या क्या बोला जाता था। सम्राट कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना का प्रमुख होता था। सम्राट कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना का प्रमुख होता था। सम्राट की निरंकुशता पर कुलीन और उलेमाओं का सैद्धांतिक अंकुश था, परंतु व्यावहारिक नहीं। वकील के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट का प्रतिनिधि होता है। वकील कौन होता था? सम्राट का प्रतिनिधि। बैरम खान के बाद इस पद का प्रभाव खत्म हो गया। वजीर अथवा दीवान। वजीर अथवा दीवान कौन होता था? दीवाने कुल के रूप में राजस्व विभाग का प्रमुख था। दीवान एक कुल के रूप में राजस्व का विभाग प्रमुख था। वकील के ना होने पर यह प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करता था। आगे है मीर बख्शी। मीर बख्शी किसे कहते थे? सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मनसबदारों को वेतन प्रदान करता था। ये जो मीर बख्शी था ये ही मनसबदारों को वेतन प्रदान करता था। अगला है सद्र उस सुदूर। धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। अगला है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात प्राय सद्र के पास यह पद रहता था। यह न्यायिक विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट है खान ए समा। खान ए समा शाही घराने और शाही कारखाने का प्रधान होता था। खाने सामा शाही घराने और शाही कारखाने का प्रधान होता था। प्रारंभ में शाही कारखाने की देखरेख दीवाने वयूतात करता था। नेक्स्ट है दीवाने खालिया। दीवाने खालिया खालसा क्षेत्रों का प्रधान होता था। दीवाने खालिया खालसा क्षेत्रों का प्रधान होता था। अगला है दीवाने तन। ये जागीरों की देखरेख करता था। दीवाने तन जागीरों की देखरेख करता था। अगला है मुस्तौफी ए मुमालिक। मुस्तौफी ए मुमालिक ये लेखा परीक्षक हुआ करता था। अगला है मीर ए माल। मीर ए माल ये खजानों की देखरेख करता था। अगला है मीर ए तोजक। मीर ए तोजक ये उत्सवों का आयोजक होता था। मीर वहर जहाजों और नौकाओं का प्रबंधक हुआ करता था। मीर वहर। अगला है मीर आतिश। मीर आतिश जो तोप खाने का प्रमुख होता था। अगला है मोहतसिब। मोहतसिब औरंगजेब द्वारा प्रवर्तित नैतिक आचरण का निरीक्षण करने वाला होता था। मोहतसिब औरंगजेब द्वारा प्रवर्तित नैतिक आचरण का निरीक्षण करने वाला होता था। मापतोल और मूल्य का नियंत्रण भी ये ही करता था। मुत्तसदी। मुत्तसदी ये बंदरगाहों का गवर्नर हुआ करता था। आगे है प्रांतीय प्रशासन। अभी हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा था, इसके बाद है प्रांतीय प्रशासन। मूल साम्राज्य सूबों में विभाजित था। मूल साम्राज्य सूबों में विभाजित था। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15, शाहजहां के समय 19, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गई। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी, शाहजहां के समय 19, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गई। प्रांत के प्रमुख को सूबेदार या सिपह सलार या नईम कहा जाता था। प्रांत के प्रमुख को सूबेदार, सिपह सलार अथवा नईम कहा जाता था, जो कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। शेष प्रांतीय उच्च अधिकारी केंद्रीय अधिकारियों के अधीन केंद्र के समान कार्य करते थे। सेना। मुगल सेना का गठन 10 मलब पद्धति के आधार पर किया गया था।
मुगल सेना का जो गठन था वो 10 मल्ल पद्धति के आधार पर किया गया था। मुगल सैन्य दल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मुगल सैन्य दल को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया था? 4। अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, पहली थी इसमें अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, दूसरी थी मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां, तीसरी थी अहदी सैनिक, चौथी थी दाखिली सैनिक। फिर से रिपीट करते हैं, पहली थी अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, दूसरी थी मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां, तीसरी थी अहदी सैनिक, चौथी थी दाखिली सैनिक। आगे है अश्वारोही सैनिक। यह सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। यह सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। इसमें 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे। पहला होता था बरगीर, दूसरा सिलेदार। बरगीर कौन होते थे? इन सैनिकों को सारा साज सामान राज्य की ओर से दिया जाता था। जो बरगीर होते थे इनको सारा साज सामान राज्य की ओर से दिया जाता था। लेकिन जो सिलेदार हुआ करते थे इनकी नियुक्ति सिर्फ युद्ध के समय ही हुआ करती थी। आगे है तोपखाना। मुगल तोपखाने का शिलान्यास फारसी तोपची उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां के नेतृत्व में बाबर के समय हुआ था। तोपखाना का निर्माण कब हुआ था? मुगल तोपखाने का शिलान्यास फारसी तोपची उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां के नेतृत्व में बाबर के समय ही हुआ था। आगे पढ़ते हैं हस्ती सेना। हस्ती सेना में हाथियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही भारत की विशेषता रही है। अब पढ़ते हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों की 10 मल्ल पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा प्रारंभ की गई। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त थी। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी मतलब रैंक हुआ करता था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबों की 66 श्रेणियां बताई हैं, लेकिन व्यवहार में 33 ही प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट है जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार की संख्या का बोध होता था। मनसबदारों का स्तर उनकी जात संख्या पर आधारित होता था। मनसबदार का पद बिना सवार पद के हो सकता था, परंतु बिना जात के पद नहीं। जात रैंक के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। जात रैंक के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। नंबर 1, 10 से 500 जात तक मनसबदार हुआ करते थे। 10 से 500 जात तक मनसबदार, 500 से 2500 जात तक अमीर, 2500 से अधिक जात तक अमीर और उम्दा हुआ करते थे। फिर से बोलते हैं, 10 से 500 तक मनसबदार हुआ करते थे, 500 से 2500 तक अमीर, 2500 से अधिक जात तक अमीर और उम्दा हुआ करते थे। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 का तथा सबसे बड़ा 10,000 होता था। अकबर के समय सबसे छोटा मनसब 10 का तथा सबसे बड़ा 10,000 होता था, जो कालांतर में बढ़कर 12,000 भी हो गया। 5,000 से ऊपर के मनसब केवल शहजादों तथा राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। 5,000 से भी ऊपर के मनसब केवल शहजादों तथा राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। बाद में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका तथा मानसिंह को 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था। मनसबदारी व्यवस्था में सवार पद की शुरुआत 1595 से 96 ईस्वी में हुई। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खाने जमा थी। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खाने जमा थी। इसके पश्चात खाने खाना।
सवार पद के आधार पर 5000 और उससे नीचे के मनसबदारों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सवार पद के आधार पर 5000 और उससे नीचे के मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। प्रथम श्रेणी सवार रैंक जात रैंक के बराबर। प्रथम श्रेणी सवार रैंक जात रैंक के बराबर, जैसे 5000 जात 5000 सवार, जैसे 5000 जात 5000 सवार। दूसरी श्रेणी सवार रैंक जात से आधा या आधे से अधिक। दूसरी श्रेणी सवार रैंक जात से आधा या आधे से अधिक, जैसे 5000 जात 3000 घुड़सवार, 5000 जात 3000 घुड़सवार। तीसरी श्रेणी में सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम, जैसे 5000 जात 2000 घुड़सवार। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। इस प्रथा को दो अस्पा एवं सिंह अस्पा कहा जाता था। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट है यक अस्पा। यक अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़ा रखना होता था। आगे कंटिन्यू करें सर या रहने दें? रहने दीजिए, बता दीजिए एक बार। रहने दीजिए, ठीक है सर। कल का टास्क बता देते हैं सभी को, सभी लोग। एक सेकंड। आज जैसा कि मैंने दिया था आपको क्लास 9 और 10th का, तो रिमेनिंग बच गया होगा सिर्फ 9 10th में, और इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है, ठीक है। और मान लीजिए आपका एसएसटी है, तो एसएसटी का हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कोशिश कीजिएगा आप लोग का प्रायोरिटाइज कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आपका मिडिल में जाएगा, उसके बाद एंशिएंट जाएगा प्राचीन में, इस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। उसी तरह से आपका अगर ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कम आता है क्वेश्चन। पॉलिटी में संविधान है पूरा, आपका संविधान में देखिएगा किस तरह से है, स्टैट उसमें इकोनॉमिक्स, उसके बाद देखिएगा 2-4 नंबर इकोनॉमिक्स का आता है। करंट अफेयर्स आपको टाइम टू टाइम भेजते जाते हैं, ऑलरेडी जिन लोगों को मिल चुका है उसको 5-10 मिनट आधा घंटा जब आपको बोरियत फील होगा तो उसको रिवाइज करना है, और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाते जाना है आपको, जहाँ जैसे लगाते हैं। कोशिश करेंगे कुछ और लिंक भेज देंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने के। मैथ रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ 5-7-8 दिन कर लेंगे, क्योंकि 8 के लिए अगर 6 to 8 के जाते हैं तो ज़्यादा नहीं आएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब बीपीएससी का मूड खराब हो गया तो कुछ भी हो सकता है, तो सबके लिए होगा। अगर खराब आता है यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो सबके लिए आएगा। फिर भी कोशिश करेंगे अपने लेवल को हाई रखने के लिए। अगर आप 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो 12th लेवल तक प्रिपरेशन कीजिए। जो अभी मैंने रिसेंटली कल बुक में आपके लिए मंगाया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 8 तक का बुक इसमें दिया हुआ है, मैथ का सिर्फ 8 तक बताया गया, छोटा छोटा क्वेश्चन, जो कि अगर आपको भेज देंगे इतना हलवा है कि आप 100 में से 100 या फिर ज़्यादा माइनर मिस्टेक भी कीजिएगा तो 1-2 नंबर गलत होगा। सिमिलरली अब एसएसटी वालों को मैंने बता दीजिए, आप उस अनुसार अपना टाइम टेबल आने वाला 15 दिन का बना लीजिएगा और उसी अनुसार फोकस कीजिएगा। और ये जितने भी ग्रुप हमारा 1 घंटा का जो चलता है, कंप्रेस कर करके ज़्यादा 1-1.25 घंटा का रखेंगे, क्योंकि आपका जितना सेल्फ स्टडी आप लोग खुद करते हैं वो आपको बेनिफिट करेगा। अब साइंस वालों को भी बता देते हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो लोगों का साइंस है वो बायोलॉजी पर कीजिएगा। अगर बायोलॉजी अगर 100 नंबर का आता है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, अगर बीपीएससी का जो प्रीवियस 1993 से अभी तक का ट्रेंड रहा है, अगर वो 10 नंबर अगर पूछता है पूरे साइंस में से, तो बायोलॉजी 6 नंबर तक वो टच करता है, 5 से 6 नंबर। बाकी 3 से 4 नंबर आपका फिजिक्स से रहेगा, यानी लगभग 30% के आसपास फिजिक्स रहता है, और 20% आपका केमिस्ट्री रहता है। इन्वायरमेंट साइंस भी इस बार है आप लोग के सिलेबस में, तो 2-3 नंबर आप 5 नंबर की पिछले बार भी आए थे, तो उसको भी ट्रेंड मैंने ICRT के नोट्स में स्टार्टिंग में ही दे दिया था, 20 पेज 25 पेज में है, उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। और मैथ्स आप लेकर के 6 से लेकर के 10 तक का कोशिश कीजिएगा। एक बार NCERT का मैंने टेलीग्राम में भेजा है,
उसका सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल देख कर चले जाइए, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। और बाकी अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है किरण का या प्लेटफॉर्म का कोई भी है, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो सभी अपना हिसाब से अच्छे बनाते हैं, लेकिन किरण का मैंने जहाँ तक देखा अभी जो मेरे पास आया है, प्लेटफॉर्म का कल मेरे पास आ जाएगा, इसका लेवल बहुत लो है। तो अपने अनुसार से ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस, ये नहीं कि किसी पर भरोसा कर लेना है किरण का, तो किरण को ही लगा के जाएंगे और पता चला कि क्वेश्चन लेवल हाई आ गया, तो वहाँ पर सर पर हाथ डालने से के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए 3-4 बुक अगर देख लीजिए, अगर आपका 200-400 रुपये खर्चा भी होता है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाला अगर सैलरी बनता है कम से कम आपका 6 to 8 का 49,000 50,000 का बनेगा, तो 2-3 का सैलरी भी नहीं बनेगा। तो उसके लिए सोचिएगा मत, एफर्ट्स डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ उपलब्ध है यूट्यूब पर, और सारी चीज़ें जहाँ जो ट्रेंड होता है, जो भी अपडेट होता है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ, बस उसको फॉलो कीजिएगा। ज़्यादा संभावना है कि 9-7 से लेकर के 10 तक ही एग्जामिनेशन होगी। कई लोग इसमें डाइवर्टेड है कि शायद हो सकता है 10-20 दिन आपका एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाए। अगर डेट बढ़ने की अगर चांसेस हुआ तो सीधे एग्जामिनेशन फरवरी में चली जाएगी। और सीटेट अपेयरिंग वाले, डीएलएड वाले सभी लोग इस पर कंप्लेन कर चुके हैं, कोर्ट में अथी हो चुका है। देखिए क्या रिपोर्ट आती है, 22-23 तक चला जाएगा, लेकिन अभी तक 99% चांसेस है वही डेट रहेगा आपका। ठीक है, इसी के हिसाब से कीजिएगा। अपना अपना सब्जेक्ट का मैंने दोनों बता दिया। कल के डेट में 9 से 10 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग को अपने अपने सब्जेक्ट, जैसे कि अर्चना जी का है साइंस, ठीक है, और उषा जी का है एसएसटी, इसी अनुसार से आप हर एक सब्जेक्ट का उठाइएगा। मान लीजिए आप कल हिस्ट्री उठाएं तो हो सकता है कल पॉलिटी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो जाए तो परसों के डेट में आप हिस्ट्री को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ज्योग्राफी के लिए, यानी 9th अगर आज कल कंप्लीट कीजिएगा तो 9th ही कंप्लीट कीजिए अच्छे से, कल परसों को फिर उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। इस तरह से आप करते जाइएगा। 2-3 दिन हम कंटिन्यू चलेंगे। 25 तक आपका जो है पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी जो आपको दिए हैं या जो आपके पास है फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, तो वो भी आप कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी ये सारे बुक्स जो मैंने देखा वो सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए। मन में लगेगा खुशी कि हाँ मैंने 150 में यहाँ पर 120 नंबर आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देने वाला बीपीएससी, फिर आपको धोखा दे देगा ये बुक आपको, जो पिछले बार भी किया था। चलिए, इस तरह से कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने अगर बताया सही बताया गलत आप बता सकते हैं। आप बाद में पूछिएगा नंदिनी जी, आपका सीटेट से रिलेटेड होगा, बाद में आप पूछ लीजिएगा। हाँ पूछिए, आप बताइए। करंट अफेयर्स का जो आपको नहीं याद हुआ है, डिस्कशन में बार बार रिपीट करने के बाद भी नहीं याद हुआ, उसको नोट करके आप रखिएगा। शॉर्ट नोट जरूरी है सभी लोग के लिए, और वो शॉर्ट नोट सिर्फ आप ही बना सकते हैं आप अपने अनुसार, कि मुझे नहीं पता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आशा करते हैं बाकी क्योंकि कंट्रीब्यूशन मेरे अंदर से अब रहेगा, सिर्फ आपको करंट अफेयर्स आपको बता देंगे। कुछ रिवीजन के लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी से ही करवा देंगे, या लूसेंट से करवा देंगे, या फिर आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी जो दिए हैं उसी से करवा देंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट करवाएंगे। आप लोग का एग्जामिनेशन है, इसलिए आप लोग को बाइफरकेट कर दिया। उषा जी आप सेम चीज़ें एनसीईआरटी से आप दोनों बांट लीजिए। मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया और रूपा जी आप लोग के साथ में है, जो कि आप ज्योग्राफी उठा लीजिए, और दोनों आप अगले दिन क्या करिए, उल्टा कर दीजिएगा। ये हिस्ट्री उठा लेंगे, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा लेंगे, या पॉलिटी उठा लेंगे। इस तरह से कर लीजिएगा, दोनों का रिवीजन हो जाएगा एक ही दिन। और सिमिलरली अगर 2 लोग यहाँ पर हैं अगर साइंस के, जैसे कि एक अर्चना जी हैं और कोई है साइंस के कमला जी, आप दोनों कर लीजिएगा। जैसे आप फिजिक्स में हो गया तो कोई बायोलॉजी उठा लीजिए, कोई फिजिक्स उठा लीजिए, 9th का, सिर्फ 9th का, दोनों हिसाब से आप बांट लीजिए और फिर आकर के यहाँ पर डिस्कशन कर लीजिएगा। और नंदिनी जी अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैंने सभी लोग को टारगेट दे दिया है, और अपने अपने हिसाब से 9 से 10th का अपना करेंगे। और जिनका अपना पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे किसी का केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन आपको 33% वेटेज भी है, तो उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बेनिफिट है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। 15 दिन 16 दिन आपका टाइम बचा हुआ है, उसका पूरा यूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।